अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ेब खानज़ादा। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में आज बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। कल सुप्रीम कोर्ट के जज खुद और फिर इस केस के फरीक जस्टिस काजी फाइज ईसा 10 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए और आज उनकी अहलिया ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा मनी ट्रेल रख दिया, कैसे उन्होंने लंदन की जायदाद खरीदी, उनकी आमदनी का जरिया क्या है, ये सब तफसीलात अदालत के सामने रख दी। अदालत ने भी जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया के बयान पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। यह बयान इस केस का रुख बदल सकता है, क्योंकि इससे पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का बयान कभी सामने नहीं आया था और अब उन्होंने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को पूरी तफसीलात बता दी हैं। साथ ही इस केस में हुकूमती वकील बैरिस्टर फरोग नसीम के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, मगर सबसे अहम जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का बयान है। आज जब अदालती कार्रवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि दोपहर 3:30 बजे जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद अदालती कार्रवाई जारी रही। फिर अदालती कार्रवाई में वक्फा आया। 3:30 बजे जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड कराया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने अदालत को बताया कि मैं कराची में अमेरिकन स्कूल में मुलाजमत करती रही हूँ और मेरे वकील मेरे टैक्स गोशवारे जमा करवाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कराची की रिहायशी हूँ, लेकिन मेरा टैक्स रिकॉर्ड कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया और जब FBR से रिकॉर्ड की मुंतकली का पूछा गया तो कोई जवाब नहीं दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने अदालत को बताया कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने जज के दफ्तर का गलत इस्तेमाल किया। तो मैं अदालत को बताना चाहती हूँ कि जब मेरे शौहर वकील थे तो मुझे 5 साल का पाकिस्तानी वीज़ा दिया जाता था, मगर जब वो जज बन गए तो फिर 1 साल का वीज़ा दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने बताया कि मैंने बरतानिया में पहली जायदाद 2004 में अपने स्पेनिश पासपोर्ट पर खरीदी। मैंने कराची में क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में भी जायदाद खरीदी, मगर कुछ अरसे के बाद फरोख्त कर दी। इसके अलावा शाह लतीफ़ के इलाके में खरीदी गई जायदाद भी फरोख्त कर दी गई। मुझे ज़रई ज़मीन वालिद से मिली है। ये ज़मीन सिंध के ज़िला जैकबाबाद में है। इस ज़मीन से मेरे शौहर का कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा डेरा मुराद जमाली बलोचिस्तान में भी ज़रई ज़मीन है। मेरी ज़रई ज़मीन की देखभाल मेरे वालिद किया करते थे। हुकूमत को मेरी ज़मीन के बारे में पता है, मैं गलत बयानी नहीं करूँगी। जैसे काजी फाइज ईसा की अहलिया ने कहा कि मेरे वकील रिहान नकवी ने मुझे बताया था कि ज़रई आमदनी काबिल टैक्स नहीं है। मेरे वकील ने ही मुझे मशवरा दिया था कि फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाएँ। जैसे काजी फाइज ईसा की अहलिया ने अदालत को फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट का रिकॉर्ड भी दिखाया और बताया कि 2003 से 2013 तक रकम इसी अकाउंट से बाहर गई। उन्होंने अदालत को बताया कि मुझे ये रिकॉर्ड हासिल करने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने अदालत को दिखाया कि यह अकाउंट उन्हीं के नाम पर है। साथ बताया कि बैंक 10 साल पुराना रिकॉर्ड नहीं रखते, इसलिए मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरे नाम से रकम अकाउंट से लंदन भेजी गई। जिस अकाउंट से पैसा बाहर गया वो मेरे नाम पर है। उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में 7 लाख बरतानवी पाउंड की रकम ट्रांसफर की गई और जिस अकाउंट में रकम ट्रांसफर की गई वो भी मेरे नाम पर है। उन्होंने अदालत को बरतानिया में टैक्स गोशवारों का 2016 से अब तक का रिकॉर्ड भी दिखाया और कहा कि बरतानिया ने ज्यादा टैक्स देने पर टैक्स रिफंड भी किया। जबकि पाकिस्तान में FBR से रिकॉर्ड लेने गई तो मुझे कई घंटे इंतजार कराया गया और एक शख्स से दूसरे शख्स के पास मुझे भेजा गया। मेरे बारे में ऐसे केस बनाया गया जैसे मैं किसी जुर्म की मास्टरमाइंड हूँ। जिसे काजी फाइज ईसा की अहलिया ने अदालत को बताया कि मैं 2018 के मालियाती गोशवारों में लंदन की जायदाद के बारे में बता चुकी हूँ, जिस पर अदालत ने उनसे 2018 में मालियाती गोशवारों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जिससे काजी फाइज ईसा की अहलिया ने कहा कि मेरे 2 घर किराए पर हैं और एक में मेरा बेटा रहता है। बरतानिया में मेरे बेटे को हिरासत भी किया गया। इस मौके पर बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आपके पास 2 फोरम्स हैं, एक ये कि मामला FBR में भेजा जाए, दूसरा फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है, आप वहां मौक़िफ़ दे सकती हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदालत उनके बयान और जायदाद की खरीदारी के ज़राए के हवाले से भी मुतमईन है। आपके पास सवालात के मजबूत जवाब हैं, मुतालिका अथॉरिटीज़ को इन दस्तावेज़ात से मुतमईन करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने कहा कि मुझसे ये बात पहले क्यों नहीं पूछी गई, 13 महीने मैंने इंतज़ार किया। इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हम जजेस काबिल एहतसाब हैं, जजेस निजी और पब्लिक ज़िंदगी में जवाबदेह हैं। आप एक जज की शरीके हयात हैं, आपने जो जवाब दिया वो कानून का तकाजा है। हम दूसरे पब्लिक ऑफिस होल्डर से ज़्यादा जवाबदेह हैं। इससे पहले अदालती कार्रवाई में हुकूमती वकील ने दलाइल मुकम्मल किए। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि इस मुकदमे का मवाद, दस्तावेज़ात कैसे इकट्ठी हुई।
जिस पर फरोग नसीम ने कहा कि तशद्दुद के बगैर हासिल मवाद काबिल कबूल दस्तावेज हैं। अमेरिका में चौथी तरमीम के मुताबिक शवाहिद की तलाश कानूनी है। बरतानिया में जासूसी और छुपकर तस्वीर बनाने को काबिल कबूल शवाहिद करार दिया गया। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप कह रहे हैं कि मेरी जासूसी हो सकती है, मैं गोल्फ क्लब जाता हूँ, मेरी तस्वीर ली जाती हैं, ये तो ऐसे ही होगा कि जमहूरियत से फाशिज्म की तरफ बढ़ा जाए। फरोग नसीम ने कहा कि मैं फाशिज्म की बात नहीं कर रहा, यहाँ बात शवाहिद इकट्ठा करने की हो रही है। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इससे गर्ज नहीं कि पब्लिक डोमेन में जायदादें पड़ी हैं या नहीं, इन जायदादों को ढूंढने के इख्तियारात कहाँ से लिए गए। सवाल यह है कि किस तरह से पता चला कि लंदन में जायदादें हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद रिमार्क दिए कि आओ जायदादें ढूंढने का इख्तियार कहाँ से हासिल किया गया। जिस पर फरोग नसीम ने कहा कि सहाफ़ी की तरफ से मालूमात आ गई तो इसकी हकीकत का पता चलाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सहाफ़ी ने कोई आर्टिकल नहीं लिखा जिसकी वो सोच छुपाए। मेरी तशवीश ये है कि शवाहिद किस तरह तलाश किए गए, ये कोई नहीं कहता कि जज जवाब दे नहीं है। जज चाहता है कि मेरी प्राइवेसी भी हो और मेरी इज्जत का ख्याल भी रखा जाए, ये जज चाहता है। जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि जिया नामी शख्स के पास इख्तियार नहीं था कि वो निजी जासूस की खिदमत हासिल करे। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बगैर किसी जज के खिलाफ मवाद इकट्ठा नहीं हो सकता। फरोग नसीम ने दलील दी कि बरतानिया ने तमाम जायदादों की तफसीलात इंटरनेट पर डाल दी हैं, वेबसाइट से मालूमात लेने से राजदारी के हक का इतलाक नहीं होता। तो जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का दुरुस्त नाम हमें मालूम नहीं, हुकूमत को अहलिया का दुरुस्त नाम कैसे पता चल गया। बुनियादी सवाल यह है कि हुकूमत के पास इख्तियार कहाँ से आया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या हुकूमत ने अब्दुल वहीद डोगर से पूछा कि वो मालूमात किधर से लेकर आए हैं। साथ ही जस्टिस मकबूल बाकिर ने यह सवाल उठाया कि वहीद डोगर को कैसे पता चला कि ये जायदादें गोशवारों में जाहिर नहीं की गईं। फरोग नसीम ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम कि अब्दुल वहीद डोगर को ये मालूमात किधर से मिली। आर्टिकल 184(3) के मुकदमे में अदालत मालूमात के ज़राए नहीं पूछती। समाअत के दौरान एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक का भी जिक्र आया और जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जज को मालूम होना चाहिए कि वो अवाम की नज़रों में है। हम जजेस को इस हवाले से मोहतात होना चाहिए। आपकी नाक के नीचे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में क्या होता है ये आपको इल्म नहीं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आपने मालूमात हासिल कर ली और फिर अपने पास रख ली ताकि उन्हें उस वक्त इस्तेमाल करें जब कोई पिच से बाहर निकल कर खेले। इंजीनियरिंग के इल्जामात हैं और बदकिस्मती से हम इस्तेमाल हुए। मैं एहतसाब अदालत के जज की बात कर रहा हूँ जिन्हें आपकी वजारत ने तैनात किया। हम उसे ठीक करेंगे और हो सकता है इसी फैसले में इसे ठीक कर दें। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि एहतसाब अदालत के जज जिनका माजी खराब रहा उनकी तो कोई निगरानी नहीं की गई। जज अरशद मलिक को कुछ नहीं हुआ। यहाँ जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर जजेस मुकदमात का सामना कर रहे हैं। जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में एहतसाब के नाम पर जो तबाही हो रही है उस पर भी फैसले में लिखेंगे। तमाम कार्रवाई के बाद वहीद डोगर को लाकर खड़ा कर दिया गया। मैं अपनी तफसीलात आराम से नहीं ले सकता तो एक जज की तफसीलात वहीद डोगर के पास कैसे आ गई। 8 घंटे तवील समाअत के दौरान वफाक के वकील फरोग नसीम ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। सदर, वजीर आजम और दीगर फरीक़ैन के मुकल्ला ने फरोग नसीम के दलाइल को ही अपना मौक़िफ़ करार दे दिया। अब केस की अहम समाअत कल होगी। ये केस इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है मगर आज जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया के बयान ने सूरत हाल को तब्दील कर दिया है। इस हवाले से हम बात करेंगे कमरा अदालत में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से और उसके बाद हमारे साथ साबिक जज मौजूद होंगी, वकील मौजूद होंगे, टैक्स एक्सपर्ट मौजूद होंगे कि अब ये मामला कहाँ खड़ा है। पहले अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी आप बताइएगा, बहुत सारे सवालात थे, क्या जैसे काजी फाइज ईसा की अहलिया उन सवालात का जवाब दे पाई कि प्रॉपर्टी लंदन में कैसे ली, पैसे कैसे गए, क्या ऑफिशियल चैनल से गए जब वो पाकिस्तान से गए या नहीं गए, और ये सब उनका अपना था, इंडिपेंडेंट था, जैसे काजी फाइज ईसा का इसमें कोई ताल्लुक नहीं था। क्या इन तमाम चीज़ों का से वो मुतमईन कर पाई हैं, डॉक्यूमेंट्स दे पाई हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये वो सवालात हैं जिनके बड़े तफसील के साथ आज मिसेस काजी फाइज ईसा जो हैं उन्होंने दिए हैं। जो वीडियो लिंक के ऊपर आज वो अदालत में तो नहीं आई लेकिन वीडियो लिंक के ज़रिए फुल कोर्ट के रूबरू जो है उन्होंने ये बयान दिया है। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि क्या ये पैसे जो हैं वो कैसे गए, किस चैनल से गए, तो इस हवाले से उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर बताया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिकन स्कूल सिस्टम जो है वहाँ पढ़ाती थी, उससे जो इनकम होती थी। फिर दूसरा जो है वो उनका कहना था कि जो है उनकी उन्होंने एक लेडी खातून के साथ जो है वो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी थी जिसका रिकॉर्ड इनकम टैक्स के अंदर मौजूद है। एक उनकी प्रॉपर्टी जो थी वो क्लिफ्टन में थी
कराची में और दूसरी शाह लतीफ़ टाउन के अंदर वो प्रॉपर्टी फ़रोख्त हुई। उन्होंने कहा कि इसका इनकम टैक्स में रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने कभी इस हवाले से सवाल नहीं किया। फिर दूसरी बात जो है, उन्होंने ये एक बात बताई और उन्होंने कहा कि मेरे जो है वो इनहेरिटेड एग्रीकल्चर लैंड है और तकरीबन 1000 एकड़ से ज़ायद जो है वो ज़रई अराज़ी उनकी इनहेरिटेड है, जो कि उनको उनके वालिद से मिली है। और वो इनहेरिटेड जो प्रॉपर्टी है वो तकरीबन 1000 एकड़ की है और उन्होंने एक एक खसरा नंबर, एक एक प्रॉपर्टी का खसरा नंबर जो है वो अदालत के सामने रखा और उन्होंने कहा ये खसरा नंबर 143 से 206 ये सारे खसरा नंबर हैं। और उन्होंने कहा कि इस वो अपने जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो दाखिल करती रहीं रेहान नकवी जो उनके टैक्स एडवाइज़र हैं उनकी एडवाइस के ऊपर, और उनको ये एडवाइस दी गई थी कि जो एग्रीकल्चर इनकम है इसके ऊपर टैक्स नहीं है, तो लिहाजा इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है। जो उनकी इनकम होती थी वो अपनी उस इनकम के ऊपर टैक्स अदा करती थी और करती रही हैं। जिस जिस तरह से कानून और रजीम चेंज होती गई, जिस तरह उनको एडवाइस की जाती रही। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पैसे पाकिस्तान से क्या बाहर जो है वो हवाला हुंडी के जरिए गए या थ्रू बैंकिंग चैनल गए। तो उन्होंने कहा कि 2003 में उस वक्त की मुझे एडवाइस, टैक्स एडवाइस ये मिली कि फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खोलने के ऊपर प्रॉफिट मिलते हैं और मैंने क्योंकि प्रॉपर्टी भी खरीदनी थी तो लिहाजा अपने टैक्स एडवाइजर की एडवाइस के ऊपर मैंने 2 बैंक अकाउंट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है उसके अंदर खोले। एक अकाउंट जो है वो डॉलर अकाउंट है और एक पाउंड अकाउंट है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी क्योंकि बाहर खरीदी जाती है वो आईडी कार्ड के ऊपर नहीं, शनाख्ती जो पासपोर्ट है उसकी आइडेंटिटी पर होती है, तो उसी आइडेंटिटी पर मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी और उसी आइडेंटिटी के ऊपर मेरा अकाउंट जो है वो बरतानिया के अंदर भी है। तो मेरे ही अकाउंट से मेरे दूसरे अकाउंट के अंदर ये रकम ट्रांसफ़र हुई। और उन्होंने कहा कि 2003 से 2014 के दरमियान में ये तकरीबन 7 लाख पाउंड जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि जो 2009 से पहले, यानी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के हाई कोर्ट का जज बनने से पहले 6 लाख पाउंड जो हैं वो ट्रांसफ़र हो चुके हुए थे वहाँ पे। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये तो एक बिल्कुल पूरी ट्रेल दी उन्होंने कि जो प्रॉपर्टीज़ थी वो उन्होंने फ़रोख्त की, इनकम टैक्स रिकॉर्ड के अंदर उनकी रिकॉर्ड सारा मौजूद है और उसके बाद जो है ये थ्रू बैंकिंग चैनल पाकिस्तान से बाहर भिजवाई गई। दूसरी बात जो है वो उन्होंने ये की, कहा यह जाता है कि जनाब ये मिलियंस ऑफ पाउंड की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इनकी रकम बताई जाती है, जबकि उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कराची और इस्लामाबाद के अंदर अच्छी जगह पे अगर कोई एक 500 गज का घर अगर ख़रीदा जाए तो ये उसके बराबर रकम बनती है। और ये जो है इसके बाद उनका ये भी कहना था कि मैं जो है वो टैक्स अथॉरिटीज़ जैसे जैसे रजीम चेंज होती रही, 2018 में वो अपनी इन प्रॉपर्टीज़ को, अपनी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे टैक्स रिटर्न के अंदर शो कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वो बरतानिया के अंदर भी टैक्स देती हैं और पाकिस्तान के अंदर भी टैक्स देती हैं। और जो 21 जनवरी 2020 को भी तक उन्होंने जो अपना आखिरी टैक्स रिटर्न जमा करवाया पाकिस्तान के अंदर, उस पर 76 लाख रुपए से ज़ायद जो है वो टैक्स उन्होंने अदा किया है। जैसे जैसे टैक्स रजीम के हवाले से जो कानून तब्दील होते गए और उनको जो कानूनी एडवाइस मिलती गई उसके मुताबिक वो करती गई। तो उन्होंने ये जो है ये तो सारी मनी ट्रेल जो है उन्होंने इस तरह से जो है वो बता दी। बहुत शुक्रिया करीम सिद्दीकी, हमें तफसीलात बता रहे थे। जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नासरा जावेद इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। आपने पहले भी कहा था, आप खुद जज रही हैं, आपके शौहर भी जज थे, कि लाजमी नहीं है कि एक इंडिपेंडेंट बीवी के जो असासे हैं वो डिक्लेयर करने का एक जज पाबंद हो। अब जबकि तफसीलात सारी रख दी सामने जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया ने और बता दिया कि सब कुछ उनके नाम पर था, उनके अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ, डिक्लेयर वो किस तरह करती रही हैं, अब आपकी क्या राय है? अगर ये सारी बातें पहले पता कर लेते ना, डॉक्टर फरोग नसीम है ना प्रोसिक्यूटर, अगर ये रेफरेंस प्रेसिडेंट मूव करने से पहले तमाम तफ्तीश मुकम्मल कर लेते तो ये सूरत हाल ना आती। अब तो देखें ना, इसमें मेलफ आईडी की बात भी आ जाती है। तो ये जो है ये हमारे लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है कि जुडिशरी के बारे में कोई मेलफ आईडी की बात की जाए, क्योंकि ये हमेशा समझाया जाता है कि जुडिशरी एक ऐसा वो है सतून हमारी रियासत का जो शहरियों के तमाम हकूक की पासदारी करता है। तो उनके ऊपर इस तरह की कभी हर्फ
नहीं आना चाहिए, ना अंगुशनुमाई होनी चाहिए। लेकिन अगर बर वक्त उन्होंने नहीं था किया ये तमाम तफ्तीश, तो फिर उनको चाहिए था कि रेफरेंस जरा देर से मूव करते, सारी मालूमात करके एफबीआर भी कर लेती, जो मालूमात थे एफबीआर के सेक्शन 116 के तहत जो उनको मालूमात आती वो भी पास ऑन कर सकते थे। अब जो मालूमात आई हैं, अब क्या मामला एक इंडिपेंडेंट टैक्स पेयर का और टैक्स अथॉरिटी का एफबीआर के दरमियान रह गया और जो रेफरेंस का ग्राउंड था वो नहीं रह गया, या आपके ख्याल में भी है? इस हवाले से आप क्या कहेंगी? अगर ये सारी बातें जो हैं इस पे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो मैं समझती हूँ फिर तो कुछ भी नहीं रहता, तो फिर वो रेफरेंस जो है वो फेल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बैरिस्टर आबिद शाहिद ज़ुबैरी साहब मौजूद हैं, एक और लीगल ओपिनियन मालूम करते हैं। ज़ुबैरी साहब बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा कि ज़ाहिर जब ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, इस पर इन्वेस्टिगेशन होती है, तो इस पर जो भी तहकीक है, अब ये रेफरेंस का जो मामला है फिर वो कहाँ खड़ा है? अगर एक इंडिपेंडेंट है, उन्होंने बताया सब कुछ मेरे नाम पर हुआ है और उसकी दस्तावेज़ात भी मौजूद हैं। ये आज ये जो नई बात हुई है आज कोर्ट में, कल खुद जस्टिस फाइज ईसा आए, उन्होंने कोर्ट से इस्तदा की कि उनकी अहलिया को सुना जाए। कोर्ट ने उस पर ऑर्डर पास किया, उनकी अहलिया को सुना। उन्होंने आज आके अपनी सारे कागजात और मनी ट्रेल जिसकी बार बार बात हो रही थी वो पेश की, और कोर्ट ने उसमें जो खबरें मैं देख रहा था उसमें इत्मीनान का इजहार किया। लेकिन देखिए, मैटर सब जुडिस से कोर्ट को अभी भी फैसला करना है। कोर्ट के सामने इशू ये है कि जस्टिस फाइज ईसा ने चैलेंज किया हुआ है कि ये रेफरेंस गलत है। अब कोर्ट ने ये फैसला करना है कि ये पटिशन उसको अलाउ करेंगे या उसको खारिज करेंगे, ये कोर्ट का फैसला है। ये नेचुरली कोर्ट ने फैसला करना है कि इस पटिशन में अब क्या करना है, उनको किस तरह से ये जाके देगा। आज उन्होंने जहाँ तक मैंने देखा, तो उन्होंने ये प्रॉपर्टीज गोशवारे में 2018 के गोशवारे में भी डिक्लेयर कर दी गई। तो ये सब चीज़ें अगर ये सारी मनी ट्रेल और इस तरह से उन्होंने दे दी है, तो ये मुझे नहीं समझ आया कि ये रेफरेंस बनाते वक्त ये जो अगर ये डिक्लेयर्ड थी प्रॉपर्टी, तो ये इनकम टैक्स के लोगों को इनको बताना चाहिए था कि ये जी डिक्लेयर्ड है, ये तो उनको देखना होगा जी। और अगर अब जो भी तहकीक होती है, उन्होंने बताया कि इंडिपेंडेंट है, यहाँ से ट्रांसफ़र भी उनके अकाउंट में हुए, वहाँ पर भी उनका अकाउंट है, उससे पहले एग्रीकल्चर इनकम उनकी है और प्रॉपर्टी उनके नाम पर है। वो कह रही है पहले भी मेरे शौहर का कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी क्या शौहर को जवाबदेह करार दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता शाहजेब साहब। आप खुद देखिए कि अगर ये बात आ जाती है कि वो इंडिपेंडेंट हैं, उनके अकाउंट से उससे पैसे गए थे, और ये उन्होंने एक जगह मैं देख रहा था, उसने कहा 2004 में शायद उन्होंने पहली दफा प्रॉपर्टी ली थी और ये उनके अकाउंट में पैसे थे, वो मनी ट्रेल और बैंकिंग ट्रांजैक्शन से हुआ, वो इंडिपेंडेंट थे, तो उसमें उनके मियाँ या उनके शौहर का की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती। ये मेरा मुतमाना गुजारिश है आपसे। बहुत शुक्रिया। लीगल ओपिनियन आपने सुना। जो टैक्स के कानून हैं वो क्या कहते हैं, हमारे साथ माहिर टैक्स उमूर अशफाक तोला साहब मौजूद हैं। अशफाक तोला साहब बहुत शुक्रिया। अशफाक तोला साहब, आपकी राय को ज़ाहिर हुकूमत बड़ी अहमियत देती है, टैक्स के मामलात में आपकी एक्सपर्टीज़ अपनी जगह पर हैं, आपने पहले भी आकर राय दी थी हमारे प्रोग्राम में। अब जो मामलात आपके सामने आए हैं, जो उनकी अहलिया ने तमाम चीज़ें रखी हैं, अब इस सब के बाद उनके शौहर की कितनी बड़ी लायबिलिटी रह जाती है, इनके ऊपर किस तरीके से मामलात आगे चल सकते हैं, पाकिस्तान के टैक्स के कानून क्या कहते हैं? उसी की कंटिन्यूटी में आते हैं जो पिछले प्रोग्राम में हमने जो आपसे डिस्कस किए थे। एक्चुअली देखिए, जो आज जो मीडिया की रिपोर्टिंग है, हमारे सामने उनका बयान तो नहीं है, मगर जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है इसके हिसाब से मैडम जो मैडम काजी फाइजा की मिसेज हैं, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि उनके अपने बैंक अकाउंट से ये रेमिटेंस बाहर गई थी, और ये जो इनकी इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम है जो कि उन्होंने टैक्स गोशवारों में जमा नहीं कराई। तो मेरा ख्याल है जब उन्होंने ये कन्फेस किया है कि जी ये मेरी इनकम है, और 2018 के स्टेटमेंट भी मेरा ख्याल है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सरबमोहर लिफाफे में दे दिए हैं कि जी अब आप इनको वेरीफाई करवा लीजिए, तो अब कानूनी एतबार से ये काफ़ी गेम चेंजर नज़र आता है मुझे इस चीज़ में। टैक्स के हवाले से वो रेफरेंस, वो शो कॉज नोटिस, वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मामला है उस पर तो हम कमेंट नहीं कर सकते। मगर जो मैं ये समझता हूँ कि अब एक मामला ये आएगा कि उनका जो कहना था कि मैं नॉन रेसिडेंट थी इसलिए मैंने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, तो वो हक बजानिब है, क्योंकि सेक्शन 116 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कहीं जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं तो आपको फाइल करना पड़ेगा। और उन्होंने एफबीआर पर भी क्योंकि सवालात उठाए, इसलिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर साबित हो जाता है, वो कह रही है कि सब कुछ मेरे नाम पर हुआ, अकाउंट तक मेरे नाम पर था, ट्रांसफ़र मेरे नाम पर हुआ,
उसके बावजूद अगर कोई टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करता है एफबीआर, कोई भी मामला होता है, तो ये इंडिपेंडेंट टैक्स पेयर के तौर पर वाइफ पर ही जिम्मेदारी होगी, ना कि हस्बैंड पर। लॉस क्या कहते हैं टैक्स के? आज के इस बयान के बाद तो यही टेक अवे है हमारे लिए कि ये पूरा अब जो अगर पूरी जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो अब मैडम के ख़िलाफ़ जो भी होंगी इनकम टैक्स के रूल के तहत और कानून के तहत जो भी होगा वो अब मैडम के उसके होगा। और मेरा ख्याल है इन हालात में उस सिर्फ टैक्स के हवाले से मैं बात करूँगा, अब हस्बैंड की लायबिलिटी मेरा ख्याल है इसके बाद नहीं रहती है। मगर ये है कि अब हमें देखना होगा कि ये साबित करना होगा कि जी कि ये लोकल ज़राए से इनकम थी। जैसे मैडम ने ये बयान में कहा है कि जी एग्रीकल्चर इनकम कोई टैक्सेबल नहीं होती है, उनके जो एडवाइज़र्स थे उन्होंने बताया और बिल्कुल सही बताया उन्होंने भी कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता। तो अगर नहीं लगता और अगर उन्होंने वहाँ से कमाई है और अगर आगे उन्होंने रेमिट की है बैंकिंग नॉन बैंकिंग सोर्सेज से और उन्होंने कहा 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, 2 अभी भी किराए पे हैं और एक मेरा ख्याल है उनके उसमें उनका बेटा रहता है, तो मेरा ख्याल है अब लंदन के टैक्स रिटर्न्स वो उनकी ज़िम्मेदारी है, वो देखते हैं कि वो किस तरीके से होते हैं। और पाकिस्तान में अगर उनको टैक्स वेल्थ स्टेटमेंट नहीं फाइल करना था तो मेरा ख्याल है कोई ज़रूरी नहीं था। और अगर कहीं डिस्क्लोजर करना भी था और अगर नहीं किया सपोज करें तो उसके भी एक कानून मौजूद है। मतलब मुझे फिर ये वाला कानून बताइए कि फॉर एग्जांपल आपको डिस्क्लोज करना था 2015 में, आपने डिस्क्लोज किया 2018 में, तो उसके ऊपर एफबीआर इस सारे के सारे मामले को कानूनी तौर पर कैसे देखता है एक इंडिपेंडेंट जो टैक्स पेयर है उसका? वही एक पेनल्टी का जुमरा आता है कि एक पेनल्टी लग सकती है इनके ऊपर कि जी आपने नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स अगर आपने की हैं। अव्वल तो पहले ये है कि वो रेसिडेंट थी, उनको फाइल करना था और उन्होंने एसेट डिस्क्लोज नहीं किए। ये 3 चीज़ों को हम इस पेडिस्ट्रल पे लेके जाएंगे और सबसे बड़ा पेडिस्ट्रल ये होगा कि उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। अगर नहीं किया तो 19 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर एक पेनल्टी है, मेरा ख्याल है सेक्शन 181 है, उसके तहत इनको जो भी पेनल्टी देनी होगी वो पेनल्टी वो उन पे लेवी हो सकती है। और अगर उसके सिलसिले में अगर उन्होंने कंसीलमेंट की है कोई इनकम की तो ऑब्वियसली अफसर के पास हक है कि वो समझे अगर कि कंसीलमेंट है तो उन पे टैक्स लगा सकता है। मगर मैडम के पास फिर राइट होगा कि वो अपील में जा सकती हैं और फिर एक जुडिशल प्रोसेस है, पूरा ट्रिब्यूनल पे फिर जा सकती है। पहले कमिश्नर अपील है, उनका फैसला होगा। कोई भी पार्टी अगर सेटिस्फाई नहीं होती है, डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं है तो वो भी ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। अगर मैडम सेटिस्फाइड नहीं है तो वो भी ट्रिब्यूनल जा सकती हैं। और ट्रिब्यूनल में फिर आगे लॉ के प्रोसेस जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हैं वो हमेशा से ही मौजूद रहे हैं। और अगर ये सबके बावजूद भी एफबीआर इस नतीजे पर पहुंचता है कि उन पर कोई पेनल्टी बनती है, तो बतौर इंडिपेंडेंट टैक्स पेयर जिन्होंने खुद ने अपने अकाउंट खोले, खुद की उनकी इनकम है, खुद वो अपने रिटर्न्स फाइल करती हैं, यहाँ भी कहा उन्होंने लंदन में भी खुद अपने अकाउंट से यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र किए, वहाँ पर भी अपने अकाउंट में था, तो जो पेनल्टी या जो भी बनेगा उसकी लायबिलिटी पर इन पर है। ये नहीं हो सकता कि इंडिपेंडेंट वाइफ के लिए आप शौहर से सवाल कर लें जाके कि जी क्या आपकी बीवी ने ये किया, या इंडिपेंडेंट बीवी के लिए शौहर के लिए बीवी से सवाल कर लें या बीवी के शौहर से कर लें, ये नहीं हो सकता। जी मेरी आजिज़ राय यही है कि इनके हस्बैंड को अब आप नहीं कह सकते। अब वो दूसरा पार्ट जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कि शो कॉज नोटिस इशू हुआ और वॉट एवर इट इज़ कि उनका उन्होंने जवाब दिया, वो उसमें मैं उस बहस में नहीं पड़ता। बिल्कुल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अगर हम स्ट्रेट लाइन देखें तो इस बयान के बाद और इसकी वेरिफिकेशन होने के बाद मेरा ख्याल है वो मैडम और कानून के दरमियान होगा। बहुत शुक्रिया। शफाकतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, मनी ट्रेल भी रख दी, कानून के मुताबिक भी बातें कर दी, जो टैक्स का लॉ कहता है वो भी हमने आपके सामने रख दिया। वैसे जो लीगल ओपिनियन है साबिक जज का, सीनियर वकील का, वो भी हमने आपके सामने रख दिया। आज बहुत बड़ी ये प्रोसीडिंग्स हुई, गेम चेंजर के तौर पर इसको देखा जा रहा है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद खबरें बात करें।